ओवरसीज सेगमेंट हमारा बड़ा अच्छा, और उसके बाद MUN की भी बात करेंगे। हैव यू हर्ड ऑफ MUN? जी, अभी मैंने थोड़ा सा उसके बारे में जब सेगमेंट हमने डिसाइड किया तो जरा रिसर्च भी किया, आपने बताया। हाँ, जिनके बच्चे छोटे ना उनको नहीं पता। नहीं पता। हाँ। सीधी बात। तो MUN जो है ये मॉडल यूनाइटेड नेशंस की समझो जैसे रोल प्ले करते हैं स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, और यूनिवर्सिटीज स्कूल्स इसको होस्ट करते हैं। बच्चे आते हैं UN के डेलीगेट्स बन के, सूट्स में स्मार्ट लगते हैं, और फिर उसके बाद दुनिया के जो मसाइल हैं जैसे आपका ह्यूमन राइट्स, पीस, क्लाइमेट, वॉर्स, कुछ भी हो तो उसको जिस तरह UN में होती है ना कॉन्फ्रेंसेस, बिल्कुल बच्चे जो है ना उसको रेप्लिकेट करते हैं। सिमुलेशन है ये एक, और उसमें जो कुछ डेलीगेट्स को इस दफा स्पेशल जो है कुछ उनको अवार्ड मिले हैं। मैं बच्चों को देख रहा हूं, टैलेंट भी वही से होता है। सारे पाकिस्तानी बच्चों ने, पाकिस्तानी बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हार्वर्ड में अभी एक MUN कॉन्फ्रेंस हुई तो इसमें बहुत कमाल उन्होंने परफॉर्मेंस दी, तो उससे हम बात करेंगे। और एक और वाकया जो लाहौर में हुआ ना दिया, उस पर भी हमने कल थोड़ा सा इंक्लिंग दे दी थी। हाँ। जब हम शो में बैठे थे कि भाई कल हमने एक अहम इशू पर बात करनी है। ये जो एक कल्चर बन गया ना, डाला कल्चर जी, गन कल्चर, डाला कल्चर, और गन लेके आप बैठ गए और फिर आपकी बादशाही है जैसे इस तरह रोड पर आप चलते हैं। तो इस पर हमारी बात हुई कल, वो जो लाहौर में एक वाकया हुआ है और जबरदस्त। लेकिन मैं सलाम करती हूँ उसको जिसने मुकाबला किया, लड़के ने। हमारे साथ होंगे आज। मतलब मैं कहती हूँ हम लोग वीडियो गेम्स पे देख रहे होते हैं, ठाट ऊंट हैं, या फिल्मों में देख रहे होते हैं हीरोज, ये रियल हीरोज हैं। और जबकि फायर भी कर दिया, सेट फायर देखें यार, वो उसके ऊपर फायर कर दिया उन्होंने, उसके बावजूद वो लड़का जो है डरा नहीं और उसने काम किया। सुपर हीरो भाई, तो सुपर हीरो हमारा ये, उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। तो बढ़ते हैं भाई, क्रिकेट की बात करते हैं हम। और मैच तो हार गया पाकिस्तान T20, तवक्कुआत, एक्सपेक्टेशंस क्या थी? सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याया हुसैनी ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि अक्सर बेशतर हमारे शो का हिस्सा होते हैं और फैमिली का हिस्सा ही हम समझते हैं उसको अपनी। अस्सलाम वालेकुम। जो तवक्कुआत थी उसके मुताबिक ही खेला मेरे ख्याल से, क्योंकि हारना तो था ही, हमें लग रहा था निश्चिंत था ये। सबसे पहले तो ज़ुहैब वालेकुम अस्सलाम, और नादिया आपको जी वालेकुम सलाम। ज़ुहैब, मेरा ख्याल है कि अमाल का दारोमदार नियत के ऊपर है, और ये माह रमज़ानुल मुबारक हमें सब्र का, दरगुजर का और अपने आसाब को कंट्रोल करने का जो है वो दर्स देता है। और आज जो टीम आपने मैदान में उतारी, उसको देखकर तो मैं सर पकड़कर बैठ गया कि यार आप मना ही कर देते खेलने से तो अच्छा होता। आपने एक ऐसी टीम मुंतखब की जो कि न्यूजीलैंड से मुकाबला करेगी। हम ये रोना रो रहे हैं कि जब भी कोई मुश्किल सीरीज आती है, हम अपने नौजवान खिलाड़ियों को आग में झोंकने के मुतरादिफ जो है आगे कर देते हैं, सीनियर खिलाड़ियों को बचा लेते हैं, फिर ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि फिर वो पुराने खिलाड़ियों की तरफ हमें देखना पड़ता है। आज जो आपने टीम मुंतखब की, बिल्कुल कोई उसका सर पाँव नहीं था। मैं इन खिलाड़ियों पर बिल्कुल तनकीद नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि हम ही ये बात करते रहेंगे जी सीनियर खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहे, इनकी जगह नए खिलाड़ियों को आप मौका दें। आपने उस तरह मौका दिया कि आप किसी की मदद कर रहे हैं तो ऐसे मदद कर रहे हैं कि जैसे आप उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं, आप उसको जता रहे हैं। ये रमजानुल मुबारक हमें इस बात की तलकीन करता है, इस बात पर हमें जो है आमादा करता है कि हम अगर किसी की मदद करें, एक हाथ से करें, दूसरे हाथ को पता ना चले। समझ नहीं है मदद की, यानी मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मदद किसकी हुई। वो यानी ये कह रहे फेलियर कराने के लिए अपॉर्चुनिटी दी है, यानी इतने मुश्किल हालात में यंगस्टर्स को डाल दिया कि वो फेल होना ही था उनको। अच्छा, तो जाहिर है उनकी यही कह रहे हैं आप कहना चाह रहे हैं वो फिट नहीं थे, फॉर्म में नहीं थे, प्रैक्टिस में नहीं थे, बिल्कुल तैयार नहीं थे। नहीं, अगर आप मेरी बात मुकम्मल होने देते तो फिर आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि मुझे क्लियर नहीं हो रहा। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि हम यही बात कर रहे थे जो चैंपियंस ट्रॉफी का टबैकल हुआ कि हमारे जो सीनियर खिलाड़ी हैं, एक दो नहीं कई टूर्नामेंट एक साथ खेल चुके हैं, अब इनको आराम दीजिए, डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलने दीजिए, नए खिलाड़ियों को मौका दीजिए। अब अगर इस नाकामी के बाद जहां हमारी टीम 100 रन भी नहीं कर सकी, हम इस टीम को भी उड़ा देंगे, हम इस टीम को भी तनकीद का निशाना बनाएंगे, नौजवान खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर सवाल उठाएंगे, तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या रहेगा? वापस आपने पीछे मुड़कर ही जाना है ना। मेरा कहने का मकसद ये है कि आज आपने जिस टीम का इंतखाब किया, आज आपने जिस तरह उनको खिलाया है, वो बिल्कुल भी जो है वो ठीक नहीं था। आपके पास रिसोर्सेज थे, लेकिन आपने जिस तरह खिलाड़ियों का इंतखाब किया, ना बैटिंग खिलाई ना बॉलिंग खिलाई, अजीब और गरीब तरीके से आपने जो है आज टीम खिला दी। आपने नौजवान खिलाड़ियों के नाम पर जो है, अगर मैं कहूँ कि खिलवाड़ किया, तो शायद ये कहना बेजा ना होगा, गलत ना होगा। ये आज का जो अब मैच आ रहे हैं, ये क्रिकेट बोर्ड की गलती है, ये सिलेक्शन कमेटी की गलती है, ये टीम मैनेजमेंट का गलत फैसला है, जिसकी वजह से आज का मैच आप हारे।
आपका जो टीम कॉम्बिनेशन है आज, उसकी वजह से आप मैच। यानी यही ना कि मुश्किल हालात में यंगस्टर्स को डाल दिया आपने जिसके लिए वो तैयार भी नहीं थे, एक्सपोज कर दिया आपने ऐसी विकेट और ऐसी टीम न्यूजीलैंड जिसके खिलाफ, तो जाहिर है उनको फिर वो क्या कर सकते हैं। ऐसा ही है ना इसका मतलब? नहीं जोएब, मैं आपको समझा नहीं पा रहा। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि आपने यंगस्टर तो भेजे हैं इस सीरीज में, यंगस्टर तो खेलने हैं, लेकिन आप उनको तरीके से खिलाते हैं ना। आज आपने हारिस रऊफ को नहीं खिलाया, आज आपने अब्बास आफरीदी को नहीं खिलाया, वो उस्मान खान जिसको लेकर आप घूम रहे थे उसको आज आपने फिर नहीं खिलाया। आज आपने जो है वो हसन नवाज को डेब्यू करा दिया। आज देखे ना या हारिस को तो खिलाया था, हारिस भी खेला है, हसन नवाज ये भी यंगस्टर कहा जा रहा है, मोहम्मद हारिस खेला है, अब मोहम्मद हारिस खेला है, हसन नवाज खेला है, सलमान अली आगा, इरफान खान भी खेले हैं, तो इन सबके नाम तो लेते रहे हम। बस हसन नवाज एक नया है जो बिल्कुल, और ये पाकिस्तान टीम के ही प्लेयर्स हैं ना, तो ये क्यों नहीं खेलेंगे? इनको तो कभी भी खिला सकते हैं, तो खेलेंगे क्यों नहीं? ये खेले क्यों नहीं? मतलब सिर्फ कॉम्बिनेशन की बात है, मतलब सैलरीज भी ले रहे होंगे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा है, राइट? ये तो नहीं कि बाहर से किसी को बुलाया हमने, नहीं है ना, टीम के। तो अब ये बोर्ड की मर्जी कीजिए, आज इसको खिलाएं, इसको, जिनको खेलना चाहिए, बिकॉज दे पार्ट ऑफ द टीम, दे प्रोफेशनल क्रिकेटर्स। या तो ना कि किसी ग्राउंड से, स्टेडियम से ले गया किसी को लेके, जब क्रिकेटर्स हैं, टीम का हिस्सा हैं, ये तो कभी भी इनको खेलने के लिए बुलाया जा सकता है। दे शुड बी रेडी, they should perform। देखिए बात दरअसल ये है कि जिस दिन आप छुट्टी करने हैं या जिस दिन नादिया नहीं आए, तो आप किसी मुनासिब होस्ट को ही बुलाएंगे ना। ये तो नहीं होगा ना कि जो कैमरा पकड़ के पीछे खड़ा हुआ है उसको आप बिठा दें अंदर। तो ये तो नहीं, हम रखेंगे नहीं ऐसे लोगों को कि भी जो सब्स्टिट्यूट होगा ऑब्वियसली, या ये भाई किसी काबिल होगा ना, तो ये उसका हिस्सा क्यों है? अगर मेरी टीम का कोई मेरी जगह होगा तो वो भी किसी पाए का होस्ट होगा, तभी उसको लेके आएगा। 365 ऐसे तो नहीं लाएंगे। तो ये अगर टीम का हिस्सा है और इनको कभी भी खेलने के लिए कहा जाए, तो क्यों ये गलती है कि इनको खिलाएं नहीं? टीम में भी रखें, तनख्वाहें भी दें, खिलाना नहीं है, ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये बेचारे तो न 9 में न 13 में, ये तो खेले ही नहीं। ये तो पहली दफा तो खेल रहे हैं, पहली दफा पाकिस्तान के लिए मुंतखब हुए हैं। मैं आपको ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी को मौका देने का, किसी को खिलाने का एक तरीका कार होता है। आपने उस तरीका कार को अडॉप्ट नहीं किया। आपने उस कॉम्बिनेशन के बेहतर प्लेयर मौजूद थे, आपने उनको नहीं खिलाया, आपने उनको खिला दिया जो कि बिल्कुल इस माहौल के लिए अवेयर नहीं थे। आपको तरीके से किसी को भी टीम में इंडक्ट करना चाहिए। आप दुनिया की बाकी टीमों को देखते हैं, न्यूजीलैंड की टीम के वो 7 प्लेयर इस टीम में मौजूद नहीं है जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेल कर गए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में ट्राई सीरीज जीती है। वो आईपीएल की वजह से आराम कर रहे हैं, वो आईपीएल खेलने के लिए इंडिया जा रहे हैं। हमने अपने नए खिलाड़ियों को खिलाया, लेकिन इस तरह हमने अपने नए खिलाड़ियों को खिलाया कि वो एक्सपोज हो गए। ये खिलाड़ियों की गलती नहीं है, ये हमारी टीम मैनेजमेंट की गलती है। इन्होंने गलत टाइम पर गलत खिलाड़ियों को मौका दिया। याया पावर प्ले में 14 रन 4 आउट, ये कौन सी क्रिकेट है? और मोहम्मद हारिस की बड़ी, हम कहते हैं कि फ्लैम्बॉयंट है, बहुत ही जबरदस्त के हार्ड हिटर है, लेकिन भाई कुछ मेथड तो होता है ना खेलने में। 5 डॉट बॉल, छठे पे आउट हो गए वो। देखिए जोएब, मैं अपने स्टडी से यहाँ आपसे जूम के ऊपर बात कर रहा हूँ, आप अपने एसी वाले स्टूडियो में बैठे हुए हैं। बहुत आसान है तनकीद करना, बहुत आसान है बात करना। ये जो न्यूजीलैंड का हैगले ओवल क्राइस्टचर्च का मैदान है, ये वाहिद मैदान है न्यूजीलैंड का जो प्रॉपर क्रिकेट स्टेडियम है, जिसकी प्रॉपर बाउंड्री है, जिसकी हार्ड एंड बाउंसी ट्रैक है। और न्यूजीलैंड ने आज अपनी जिस टीम को मैदान में उतारा, वो ठीक है उनकी सेकंड बेंच स्ट्रेंथ खेल रही थी। आज बड़ी तादाद में लोग मैच देखने के लिए मौजूद थे, पिकनिक का समय था, लेकिन इस पिच के ऊपर आपने जिस तरीके से अपनी टीम का इंतखाब किया, हार्ड एंड बाउंसी ट्रैक के ऊपर, आप हारिस की बात कर रहे हैं। देखिए, आपको लग रहा होगा कि हारिस ने आते ही बल्ला चलाना शुरू कर दिया, या बाकी प्लेयर थे उन्होंने आते ही बल्ला चलाना शुरू कर दिया। उनको जो अंदर बोला जाएगा वही करेंगे वो। तो मकसद बताने का, तो देखिए विकेट अगर बाउंसी विकेट है तो फिर तो कोई भी नहीं ना। सलमान अली आगा जिनके बारे में हम कहते हैं कि बहुत अच्छा वो खेलते हैं, लेकिन जरा सा बाउंसी ट्रैक होगा तो हमारे लड़के हुक पुल तो कर ही नहीं सकते हैं। फिर इसका मतलब है टेक्निक ही उनके पास नहीं है कि वो पुल किस तरह करना है, उन्होंने फ्लिक कैसे करना है, हुक कैसे करना है। ये तो बिल्कुल ही कहाँ आपके सवाल में ही आपका जवाब दे देता हूँ। चलें ठीक है, हमारे बैट्समैन तो नाकाम हो गए ना, लेकिन आपके पास भी तो शाहीन आफरीदी थे ना, उन्होंने क्या कर लिया? वो तो बैटिंग पे फोकस करते हैं ना, वो कहते हैं मैं बैट्समैन ज्यादा हूँ, लगता है मुझे। नहीं, बॉलर है ना, शाहीन आफरीदी तो बॉलर है। आपने उनके कितने प्लेयर आउट किए? आप तो 91 पे ऑल आउट हो गए ना। आपने उनके कितने प्लेयर आउट किए? शाहीन आफरीदी तो आउट कर लेते। तो अगर चले ठीक है, आपके बैट्समैन नाकाम हो गए, आपके बैट्समैन पहली मर्तबा खेल रहे हैं न्यूजीलैंड में, तो शाहीन आफरीदी तो एक टॉप क्लास बॉलर है ना, वही आउट कर लेते। वैसे मुझे बताएं कि मैच की तो टीम की परफॉर्मेंस तो है ही, वो नादिया, शाहिद आफरीदी हमारे बेहतरीन ऑलराउंडर स्टार क्रिकेटर, उन्होंने कहा कि ये जो हमारे चेयरमैन पीसीबी हैं वो करना तो चाहते हैं लेकिन क्रिकेट की समझ नहीं है उन्हें।
तो ये मशवरे उन्होंने दिए, तो क्या वाकई आया ऐसा लग रहा है? क्योंकि देखे ना, वनडे भी T20 भी गिरते ही जा रहे हैं हम, समझ ही नहीं आ रहा हमें कुछ के करना क्या है। ये कहते हैं थोड़ी सी ब्रेक ली जाए, जब तक रेडी ना हो जाए तब तक किसी मैच में खेले ही नहीं। हाँ तो बताएं क्योंकि दिस इज मोर एम्बैरेसिंग कि आपके ब्रांड पाकिस्तान क्रिकेट टीम खराब हो रही है। देखिए, हर काम को करने के लिए जो ना आपको एक स्पेशलिस्ट बंदे की जरूरत होती है। तो आप को इन खिलाड़ियों के ऊपर तो सवाल नजर आ रहा है। आप क्रिकेट बोर्ड में जो लोग बैठे हुए हैं, जो सिस्टम को चला रहे हैं, वो किस तरह सिस्टम को चला रहे हैं, उनका खेल के साथ कितना तजुर्बा है, उस खेल को वो कितना समझते हैं, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। क्या आपको फैसलों में वो चीजें नजर आ रही हैं? आप पै दर पे नाकामियों से दो चार हो रहे हैं, इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए। खेल है, दो टीमें मैदान में उतरती हैं, एक जीतती है, एक हारती है, लेकिन कम से कम आप लड़कर तो हारे, फॉर्म तो करें, बिल्कुल मुकाबला तो कीजिए ना। लेकिन अगर आप गिव अप कर देंगे, आप बिल्कुल चारों खाने चित हो जाएंगे, तो फिर कौन आपको देखने के लिए आएगा? कौन आपके लिए तालियां बजाएगा? कौन आपकी वाह वाह करेगा? बिल्कुल नसीम, आगे का पूछना टोटली आगे क्या होने जा रहा है? आगे क्या आगे तो मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं कि आगे क्या होने जा रहा है, कुछ ना ही हो आगे तो अच्छा है। मेरा ख्याल रेस्ट होना चाहिए इस वक्त। बहुत शुक्रिया याहिया भाई। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हम भी बता दें कि इस जो भी परफॉर्मेंस हुई इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है भाई। थोड़ा मुझे खफा भी लग रहे थे। यकीन करें इस हार से मेरा और जोहेब का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई आप इंक्वायरी बिठा लें, ना मेरा कोई लेना देना था, ना जोहेब तुम्हारा भी नहीं है ना। मेरा कोई नहीं। याहिया भाई मुझे बड़े मैं तो ये चाह रहा था कि आपको किस तरह में पीसीबी में कई जगह के मोटिवेशनल स्पीकर और थोड़ा सा रोजा लग रहा मोटिवेशन दे, एनर्जी या ये हमसे नाराज थे कि तुम बताओ हारी कैसे टीम, तो ईमान से कोई हमारा लेना देना। अच्छा, वैसे ये आपने बात बिल्कुल सही की थी मुझे ये, और मैं भी ये कहता हूँ, प्रोफेशनल क्रिकेटर है, पैसे लेते हैं, ऐसा नहीं है ना। वो जो बात है ना कि प्यार मोहब्बत और हम प्यार करते हैं तुमसे, अच्छा तो कोई बात नहीं, हार गया बेटा कोई बात, ऐसा तो नहीं है ना। मतलब काम के पैसे ऐसा मुझे तो समझ आती है ऐसा क्यों है कि जब हम क्रिकेट की कहीं भी बात करते हैं और टीम हार जाए तो एनालिस्ट जो है ना वो गुस्से में होते हैं यार मुझे नहीं करना है सेगमेंट, इन्होंने कर दिया। वो तपे हुए होते हैं यार, मतलब क्यों? नॉर्मल होके रिलैक्स होके बात करें, ये क्या है? क्रिकेट में तपे होते हैं, क्रिकेट में सब तपे होते हैं भाई। ऐसा खेल बन गया। कहती हूँ मैंने ज्यादा बात नहीं करनी। मैं बड़े अच्छे से देख रही हूँ जब भी ये सेगमेंट होता है ना, अरे ये हो गया उस पे, तो हमें भी जो है ना नहीं कोई छोड़ता। ये क्या बात है? हम आइंदा कहेंगे एनालिस्ट से प्लीज मुस्कुराते हुए बात करें जरा। लेकिन अगला जो सेगमेंट आ रहा है ना, मैं देखूंगा कैसे मुस्कुराती हैं आप। नहीं वो मैं कर देती हूँ बातें। नहीं बातें कर लेंगे, लेकिन वो जो खबरें आएंगी आप गुस्से में होते हैं, मतलब हमने क्या किया है? असि कुछ नहीं कीता। आहो हमारा कोई लेना देना नहीं इस हार से। ईमान से आप कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करा लें। और अब एक और चीज जो कि उल्टी पड़ गई। उल्टी पड़ गई। अब क्या करेंगे आप? सोलर पैनल की चीज जो है वो थोड़ी सी उल्टी पड़ गई। जिन्होंने सोलर पैनल लगवाए और बड़े हैरान और परेशान हो क्या गया हुआ ये है नादिया। ये हुआ तो पहले तो ये ना खबर को ना जरा बिल्डअप करो, तो समझो सीखो कि वो हाजरीन नाजरीन जिन्होंने बड़े जी जबरदस्त तरीके से बजट में अपने हाँ जी बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए और अपना सोलर क्या कहते हैं वो सिस्टम लगाया घर में कि भाई ये बिल से निजात मिलेगी, पैसे बचाएंगे। तो उनके साथ उल्टी पड़ गई सब तदबीरें। जी हाँ, उनके साथ हैंड हो गया है और कुछ अजीब सी सूरत हाल हो गई है। पूरी बात हमें नहीं पता। बिल्कुल। अच्छा, पूरी बात यह है कि जनाब 63% कमी कर दी गई है। जिन्होंने सोलर पैनल लगाए हैं उनको जो बिजली फराहम की जा रही है उनसे ली जा रही है इस नई पॉलिसी के तहत। अब जरा सुनिए आप इस नई पॉलिसी मैं तो खास सुनूं। आपको जो आपके सोलर पैनल लगा हुआ है अगर, तो 65 रुपए फी यूनिट जो है वो आपको चार्ज किया जाएगा। तो भूल जाएं जो इससे पहले जो आपसे 25 रुपए या 24 रुपए चार्ज किया जा रहा था वो आप भूल जाएं। और आपसे जो बिजली ली जाएगी वो 10 रुपए फी यूनिट के हिसाब से ली जाएगी। तो वही हिसाब किताब वही बन गया। ये तो मेरे साथ मतलब जिन्होंने लगा के दिया, उन भाई ने कहा था बहन 0 बिल आएगा। मैंने सादिया इमाम से भी पूछा, उसने कहा बहन 0 बिल आएगा। सादिया किधर हो तुम? तो जिन लोगों से पूछा सबसे रिकवरी हो गई। उन्होंने एक अलग अलग कहानी बताई, एक अच्छे सुहाने ख्वाब दिखाए। हाँ। अब जब मेरा मीटर लग गया और अभी शुरू हुआ था, मैंने तो अभी जीना शुरू किया। अभी तो बचत मेरी शुरू हुई थी और बस लेने के देने पड़ गए। खुश होना शुरू भी नहीं हुई थी सही तरह नादिया की हो गया। तो मेहताब हैदर सीनियर सहाफ़ी ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। ये जो नई पॉलिसी आई है सोलर पैनल से मुताल्लिक़, जरा वज़ाहत से बताएं हमें क्या है ये क्या है और क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बुनियादी तौर पर हुकूमत ने जो नेट मीटरिंग है उसकी जो पॉलिसी है उसको चेंज कर दी है। पहले बाई बैक जो है वो 27 रुपए पर यूनिट था, अब उसको कम करके 10 रुपए जो है वो कर दी है। तो इस तरह से बुनियादी तौर पर वो जो इंसेंटिव था नेट मीटरिंग के लिए उसको खासा कम कर रही है। और मैं आपको बताऊं उसकी बुनियादी वजह ये थी कि ये प्रपोजल तो
दोनों दो प्रपोजल्स थी। एक ये थी कि इसको फौरी तौर पे 15 रुपए पर यूनिट किया जाए, दूसरी थी 10 रुपए। लेकिन हुकूमत आपको पता है बड़ी जल्दी में है और अपनी जो पॉलिसी मेकिंग है और उसकी जो गलतियां हैं वो तो ठीक नहीं करनी है आपने, क्योंकि पहले आपने आईपीपीज में चंद लोगों को नवाजा, अब और अल्टीमेटली जो उसके विक्टिम थे वो सार्फिन थे। क्योंकि आपको पता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम पावर सेक्टर का ये है कि हमने पावर के प्लांट्स जो है वो ज्यादा लगा दिए हैं और उसके नतीजे में जो कैपेसिटी रीपेमेंट्स हैं, इस टाइम मैं आपको थोड़ी सी अगर बैकग्राउंड में बताऊं तो एवरेज जो टैरिफ है, बेस लाइन टैरिफ जिसको बोलते हैं, ये 35 रुपए 70 पैसे है और उसमें 26 रुपए 25 से 26 रुपए सिर्फ कैपेसिटी रीपेमेंट के हैं। बाकी 9 से 10 रुपए में फ्यूल कॉस्ट और डिस्कोस की बाकी जो चीजें हैं वो शामिल है। तो ये टैरिफ में बुनियादी तौर पे मसला ये है कि हमने हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी कोई 42-43,000 मेगावाट है। प्रॉब्लम ये है कि गर्मियों में ये पीक पे चली जाती है, 32 से लेके 35,000 मेगावाट तक हम कंज्यूम करते हैं और सर्दियों में ये कम होके 9,000 से 12,000 मेगावाट के दरमियान आ जाती है। अब प्रॉब्लम ये है कि कैपेसिटी रीपेमेंट हुकूमत अगर ज्यादा लोग सोलर के ऊपर चले जाएं, तकरीबन इस टाइम एस्टिमेट्स ये हैं कि 3500 मेगावाट से लेके 4,000 मेगावाट तक लोग सोलर के ऊपर जा चुके हैं और जितने ये पैनल सोलर पैनल्स इंपोर्ट या मैन्युफैक्चर हो रहे हैं पाकिस्तान में, तो लग ये रहा है कि आइंदा चंद सालों के दौरान, 1 से 1.5 साल के दौरान, ये जो 4,000 मेगावाट के लगभग इस टाइम है, ये 10,000 मेगावाट हो जाएगी। तो हुकूमत को खतरा ये है कि लोग बिजली खरीदेंगे, अगर सारे सोलर की तरफ शिफ्ट हो गए तो कैपेसिटी रीपेमेंट कैसे अदा होगी, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो आम सारिफ है उसकी क्या गलती है? उसकी तो कोई गलती नहीं है, उसने तो आईपीपीज में से किसी तरह के कोई फायदा नहीं उठाया, कोई किकबैक्स नहीं लिए, कुछ भी नहीं किया। वहां पे भी उसको नुकसान। अगर वो सोलर की तरफ जाए और सोलर से एक ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ जाए तो उसमें भी हुकूमत जो है, मेहताब साहब, हमें बिल्कुल लग रहा था कि हम तो गवर्नमेंट को हेल्प कर रहे हैं कि इतनी बिजली बना नहीं हम पा रहे। हमेशा हम सुनते थे ना, हम बिजली बना नहीं पा रहे, हमारी बहुत ज्यादा जरूरत है, तो हम तो लोग बना के हुकूमत को बेच रहे थे कि उनका फायदा हो जाए कि जो हम जनरेट करते हैं। तो इसमें ये क्यों नहीं हुआ? फिर देखिए मसला ये नहीं है, इस टाइम जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हुकूमत कि ये बात बिल्कुल गलत है कि वो लोगों से लेकर जो है वो बुनियादी तौर पे इंस्टॉल कैपेसिटी ज्यादा हो गई है। प्रॉब्लम ये है क्योंकि इंस्टॉल कैपेसिटी ज्यादा है, उतनी यूटिलाइजेशन नहीं है। आपने पावर प्लांट्स लगा लिए, उस टाइम आपने किकबैक्स भी लाइटली हासिल करने थे, या आपकी एजम्पशंस ये थे कि पाकिस्तान की ग्रोथ बड़ी अच्छी हो जाएगी, ये दोनों काम नहीं हुए। तो अब प्रॉब्लम ये है कि आपके पास सरप्लस बिजली है और सरप्लस बिजली की वजह से आपको, क्योंकि आपने उन आईपीपीज के साथ, चाहे वो फॉरेनर हो या पाकिस्तानी हो, ये एग्रीमेंट्स किए हुए हैं कि वो जितनी बिजली चाहे पैदा करें या प्रोड्यूस करें ना करें, बिल्कुल ऐसे, लेकिन उनके पैसे आपने देने हैं। सरप्लस अगर बिजली है तो क्या लोड शेडिंग खत्म हो गई है देहात वगैरह में? मेहताब भाई, तो क्या मतलब खत्म हो गई है लोड शेडिंग? अगर सरप्लस बिजली आ गई है तो लोड शेडिंग नहीं हो रही और नहीं होगी? प्रॉब्लम उसमें और है, बिजली आपके पास सरप्लस है, लेकिन आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इस हद तक ऑब्सोलीट हो चुका है, लीकेजेस हैं, बिल्कुल एक ज्यादा, और बिल्कुल लीकेजेस तो उसके अंदर है, बाकी सिस्टम भी इतना ऑब्सोलीट है कि अगर आप पूरी बिजली जो है वो दें तो फिर ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ही यहाँ पे ये है कि चूंकि आपकी कैपेसिटी रीपेमेंट्स के इशू है, दूसरी तरफ जो है वो आपका सिस्टम इतना ऑब्सोलीट है, एफिशिएंसी के इशू हैं, यानी इंडस्ट्री को भी महंगी बिजली मिल रही है, सारिफ को भी बिजली नहीं मिल रही, महंगी मिल रही है, अजीब कोई सिस्टम है। अच्छा ये बताएं कि 160 अरब का जो इजाफी बोझ पड़ा है जो सोलर यूज नहीं कर रहा है उनके ऊपर, वो कैसे पे ऑफ होगा? और फिर ये कहा जा रहा है, एक ये वजह बताई जा रही है अभी तक के 96 पैसे या 1 रुपए रिलीफ मिलेगा आम सारिफ को इस पॉलिसी के नाफिज करने से, इस पर भी थोड़ी सी बात करें। मैं समझता हूँ जी कि इस मुल्क में कोई पॉलिसी नहीं है, यहाँ पे सारा कुछ एडॉकिज्म पे चलता है। आप ये मुझे बताएं कि पहले जो आईपीपीज के फालतू पावर प्लांट्स लगाए उसका जिम्मेदार कौन है? फिर आपने एक नेट मीटरिंग की पॉलिसी लेकर आए, अब उस पॉलिसी के अंदर अब जब लोग इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, और जैसा कि ये अपने इंट्रो में बता रही थी कि आप मुझे ये बताएं कि जिन लोगों ने
वो अपने जो मीटर्स हैं वो लगा लिए हैं, नेट मीटरिंग। आपने अभी तो कहा है कि आपने उनके लिए टैरिफ चेंज नहीं किया, लेकिन ये जो टैरिफ है ये 3 to 7 ईयर्स तक मैक्सिमम है। तो जब 3 ईयर्स के बाद वो आएंगे तो बेसिकली उनको दोबारा से जो है वो आप 10 रुपए पे ले आएंगे। तो बुनियादी तौर पर दूसरा, अच्छा, अब बहुत शुक्रिया मेहताब भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, अब कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लेंगे, अभी जिन्होंने लगवाया है हाँ, वो नया वो अभी तक क्लियर ही है। मेहताब भाई ये बताइएगा, ये जो जैसे अभी जिन्होंने लगवाया ये नेट मीटरिंग और ये सारा सिस्टम, तो अब क्या उनका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस पर भी ये नाफिज होगा रेट, या फिर वो 7 साल चल, ये जरा सा बता दें। देखिए, बुनियादी तौर पे जो पहले से नेट मीटरिंग जिनका लगा हुआ है, जब तक उनके कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड है उस टाइम तक तो वो 27 रुपए ही रहेगा। लेकिन जो नए नेट मीटरिंग पे लोग जाएंगे उनका 10 रुपए होगा। मैं यही तो कह रहा हूँ कि तो मतलब मेरे लिए 3 साल का थोड़ा सा एक आराम है। अच्छा, अब आपको ये मैं बताऊं कि लोग अब नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, करेंगे जो अफोर्ड। बहुत शुक्रिया मेहताब हैदर, आपने इस मामले से मुताल्लिक। तो ज़ोहैब, नेक्स्ट लोग जो कर रहे हैं, नेक्स्ट आपने बता दिया हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम में अब आपका जो है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि आप अपनी इंडिपेंडेंट बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने लिए, तो मतलब कट ऑफ ही हो जाएंगे। यानी किसी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं, आपका इन्वर्टर चेंज होगा, ठीक है, इसमें आपकी एक बैटरी आ जाएगी, लाखों की चीज है, लेकिन उसके बाद के फिर आपका कोई ताल्लुक ही नहीं होगा हुकूमत से किसी तरह भी बिजली में। वो ना आपको बिल कर सकते हैं ना कुछ, क्योंकि फिर आप इंडिपेंडेंट हो गए, बिजली आपकी अपनी, मतलब पानी अपना करें, बिजली अपना करें, पानी अपना करें, ट्रांसपोर्ट अपनी करें। अब जितने लोग जो है ना, अब लोग इस पे स्विच हो रहे हैं, नए वाले कह रहे हैं हमने मीटर ही नहीं लगवा रहे, हम तो जी हाइब्रिड सिस्टम पे जाएंगे, जो कि एक बेहतर ऑप्शन भी है, बिकॉज देन फिर फायदा जो आपको हो रहा था वो तो होना नहीं है। और अभी आपको क्या, जो हमारे देश के पार लेके चले आपको, परदेश ले चलते हैं। और वो क्या लाइनें सरबत लिखती हैं हमारी कि जी जिनका दिल तो पाकिस्तान में है, खुद वो चले गए जो हैं, खुद तो पाकिस्तान से बाहर है लेकिन उनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। परदेसी कैसे हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ, धड़क ये लाइन होती है हर दफा, हर रोज होती है क्या, फिर बताना। वो रहते तो पाकिस्तान से दूर हैं, लेकिन उनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। क्या बात है, देखिए कितनी क्लासिकल लाइन। आज ये कौन है जी, हाँ युसरा हमारे साथ हैं और देखते हैं कि इनका दिल कहाँ धड़क रहा है। सही। युसरा अस्सलाम वालेकुम। यूके में होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, नादिया कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं उधर देख लूँ, मैं देख लूँ उनको, ये भी इतनी प्यारी, क्या हो रहा है ये? थैंक यू। हमारे शो में खास आ रहे हैं, मतलब बहुत ब्यूटी की लहर चल रही है यूके में, ये पाकिस्तानी ग्लो कर रहे हैं सब, इतने प्यारे प्यारे बाल, प्यारी स्किन। तो आप, हाँ युसरा, आप क्या करती हैं यूके में? आई वर्किंग? मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ एज अ रेडियोग्राफर, हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ, लेकिन मैं कंटेंट क्रिएशन भी करती हूँ साथ साथ, तो ये 2 चीज़ है। अच्छा, ज़ोहैब पूछना चाह रहे थे, जॉब तो कहते हुए निकल गई है, इसका मतलब जॉब पे ज्यादा वो कहती है, मुझसे कंटेंट की बात करो। नहीं, वो पूछ रहा था ना कि ये रेडियोग्राफर। हाँ, आके यानी हेल्थ सेक्टर में आप टेक्नीशियन है, एक्सरेज वगैरह और ये सीटी स्कैन और ये वो। रेडियोग्राफर क्या, रेडियोलॉजिस्ट का हमें पता है, रेडियोग्राफर का समझाएं क्या होता है? तो मैं स्पेसिफिकली न्यूक्लियर मेडिसिन पेट सिटी में काम करती हूँ। वहाँ पे हमारे पास मोस्टली कैंसर पेशेंट्स आते हैं। उन कैंसर पेशेंट्स को हम रेडिएशन इंजेक्शन लगा के उनका स्कैन करके देखते हैं कि उनका कैंसर किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है, किस स्टेज पर है, और फिर उसके अकॉर्डिंग उनका सारा ट्रीटमेंट प्लान जो है वो डिसाइड होता है। अच्छा, तो आपने वैसे आजकल क्या देख रही हैं, बच्चों में, बुजुर्गों में, जवानों में कैंसर किसमें ज़्यादा आपको लगता है कि अभी एटलीस्ट यूके का अगर आप बताएं कि ज़्यादा पाया जाता है? यहाँ पे जहाँ पे जिस हॉस्पिटल में मैं हूँ तो हम सिर्फ एडल्ट्स में डील करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे कॉमन जो कैंसर है वो मेलेनोमा है, जो स्किन का कैंसर होता है। लिम्फोमा भी काफी कॉमन है, ब्रेस्ट कैंसर भी काफी कॉमन है। तो ये 3-4 कैंसर्स हैं जो काफी ज्यादा कॉमन है यहाँ पर। स्किन का क्यों है, हमने देखा है बाहर ज्यादा स्किन कैंसर क्यों, यानी वजूहात क्या हो सकती है मुमकिन तौर पे? इसका जो मेन रीजन है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। उसी की वजह से यहाँ पे ज्यादातर जो वाइट लोग होते हैं उनके अंदर ज्यादा जो है स्किन कैंसर ज्यादा डिटेक्ट होता है एशियंस के कंपैरेटिवली। सही, जो हमारी स्किन है जो डार्कर साइड पे है उसमें कम है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, थैंक यू सो मच। अच्छा युसरा, मुझे ज़रा बताओ कि कब से हो यूके में, फैमिली थी पहले से या आप अभी मूव किए हो फैमिली के साथ अपनी? नहीं, मैं यहाँ पे आई थी 2018 में, मेरी जॉब हुई थी, मैंने जॉब अप्लाई की थी। तो फिर मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गई थी, फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी बुलाया एंड नाउ वी हैव माशाल्लाह 2 daughters। तो मेरी पूरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरी दोनों बेटियां, हम चारों यहीं पर रहते हैं। अच्छा, और बेटियां कितनी बड़ी हैं? बच्चियां कितनी बड़ी हैं? मेरी जो बड़ी वाली बेटी है इलियाना, शी इज 4 years old, और जो छोटी वाली है उसका नाम साया है, वो 11 months old है। अच्छा, जब तुम काम पे होती हो, मियाँ भी काम पे होते होंगे, तो बच्चों का फिर ख्याल कौन रखता है? तो उनको नर्सरी भेजते हैं हम, तो वो लोग नर्सरी जाते हैं पूरा दिन, जितना टाइम हम काम पे होते हैं। तो सुबह स्कूल कौन छोड़ता है?
देखो मैं कितनी free हो गई हूँ, तो बिल्कुल, इस आप तरह सही- से हम सही जा लोग रही प्लान करते हैं कि टाइमिंग इस तरह से प्लान करते हैं कि अगर मैं सुबह में ड्रॉप कर रही हूँ तो वापसी में हस्बैंड उनको पिक कर ले। अच्छा और अच्छा, हस्बैंड क्या अच्छा, करते हैं जी। आपके? मेरे हस्बैंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। अच्छा माशाल्लाह वेरी नाइस। तो फिर उसके बाद बच्चे नर्सरी जाते हैं और फिर नर्सरी से शाम को कितने बजे आते हैं? शाम या कितना टाइम तो होता है? उनकी टाइमिंग होती है 8 to 6, तो 6 बजे तक वो वापस आ अच्छा वो हारे आते आते ही होंगे 6, बच्चे। हाँ ये वो छोटे हैं ना अभी, सुबह जाते हैं और फिर उसके बाद 6 बजे आते हैं। कितनी लकी हैं आप है ना? हमारे तो ये होता है कि बच्चों को छोड़े कहाँ, रिश्तेदार भी जो है वो मोड़ लेते हैं, वो भी कहते हैं हम नहीं संभालेंगे तुम्हारे बच्चे, सॉरी मेरा काम नहीं। बस एक चीज है कि यहाँ पे चाइल्ड केयर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो एक बस वो एक लेकिन यार fact है। अच्छी भी तो है ना, अच्छा सही ख्याल भी तो रख रहे हैं ना, आपको पता है कि आपके बच्चे सेफ हैं, हाँ। ये बड़ा जरूरी है। exactly, अच्छा तुम exactly, भी बहुत- इन्फ्लुएंसर हो? सेम जी जी, मैं भी कंटेंट क्रिएशन करती हूँ, मैं भी इन्फ्लुएंसर सभी हूँ। करते हैं वैसे। वेरी नाइस। ये मुझे इतनी खुशी होती है ना कि इतनी लेडीज जो हैं माशाल्लाह इन्फ्लुएंसर्स हैं, कंटेंट बना रही हैं जॉब के अलावा भी, घर के अलावा भी, बच्चों को देख रही हैं फिर भी, तो क्या कंटेंट बनाती हो तुम? मेरा ज्यादातर लाइफस्टाइल, मदरहुड, डाइनिंग टेबल स्टाइलिंग, Dining पोस्टिंग वीडियोस। डाइनिंग इस टेबल पे तरह क्या से। चल रहा है आजकल? डाइनिंग टेबल में कैसे बस खाना वैसे ही सर्व कि उसको करना है? डेकोरेट किस तरह से करना है, प्लेट्स किस तरह से सेट करके रखनी है, डिशेस कैसे रखनी है। मेरी ये वाली वीडियोस बहुत अच्छी जाती है, मतलब कुछ मेरी वीडियोस ने 2 मिलियन व्यूज भी क्रॉस किए हैं इंस्टाग्राम पे, हमें तो समझ नहीं ये आ वाली रहा है वीडियोस कि मेरी कैसे हो काफी जाता अच्छी क्या चलती बात है, है। मेरी तो खुद कुर्सियां गई हुई हैं आजकल रिपेयर के लिए ईमान से। उफ अल्लाह, इतनी जो मेरी बहस हो रही है असद भाई से कुर्सियों पे, वो कुर्सियां सही नहीं हो रही क्योंकि जो उसका वो जो क्या कहते हैं उसका पॉलिश डिको, बड़ा टेंशन वाला कुशन काम वगैरह है, ये इससे वो बेहतर है सारी बंदा चीज़ें नया ले ले। अच्छा तुम्हारा डाइनिंग टेबल हाँ। कैसा है, ये दिखाओ जरा। मेरा जो डाइनिंग टेबल है वो मार्बल टॉप का है, उसके सिल्वर उसका फ्रेम है, उसके साथ ग्रे वेलवेट की चेयर्स हैं। देखो आसपास है कोई, हम देख सकते हैं उसको? जान सकते नहीं, हैं? आसपास तो नहीं है, मैं अभी लिविंग रूम में हूँ, वो डाइनिंग रूम में है। फिर पता नहीं मुझे रियलाइज हो कि लिविंग रूम ही दिखा दे। हाँ लिविंग रूम दिखाओ भैया, मैं अपना घर दिखाओ। कुछ भी दिखाओ दो। देखो कि हम जरा देखें क्या तुमने कैसे अपना प्यारा सा घर डेकोरेट। माशाल्लाह। अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ, दिखाओ जरा, आई डोंट नो इन कैमरा कैसे होगा। एक दिन ना तुम्हारी कबर्ड में अलमारी जूते भी देखेंगे हम बहुत तो आगे ये जा रहे हैं। वाह वाह। ये मैंने ये लगाई हुई है, कैलीग्राफिक वॉल आर्ट लगाया हुआ है मैंने ये। तो पाकिस्तान से लेके गई थी? नहीं, ये मैंने यहीं से ऑर्डर किया था। वहाँ भी मिल रहे हैं, बिल्कुल महंगे जी। महंगे होंगे लेकिन कितने प्यारे। और मैंने ये इस तरफ पूरी मीडिया वॉल बनाई हुई है, तो ये टीवी जो है बिल्कुल उसके अंदर ही सेट हुआ हुआ है। नीचे जो है वो इलेक्ट्रिक फायर प्लेस है, फिर उसके नीचे जो है वो कबर्ड है। वेरी नाइस। और दिखाओ, और बाहर का व्यू दिखाओ जरा, कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, देख ले हम। पौधे हैं, दरख्त हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कैमरा कैसे टर्न होगा। बस ऐसा तो जब तुम टर्न होगी ना तो कैमरा भी टर्न होगा तुम्हारे साथ। तुम घूमो घूमो। फाउंड इट। ये आज तो काफी ज्यादा सनी दिन है, कितना प्यारा बैकयार्ड है, स्लाइड भी है। आई लव दिस। बहुत ज्यादा सनी है, आज का मौसम बहुत अच्छा है। आसमान तो साफ। बस यहाँ तो आप फिर शामें गुजरती होंगी। बारबेक्यू करते हो यहाँ, बच्चे खेलते हैं साथ में, ये बना रहे हो टिक्का बोटी? हाँ, जब हमारा मौसम अच्छा हो जाता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ज्यादातर इस तरह की एक्टिविटीज करें बाहर वाली, क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए हमारे पास जो है वो अच्छा मौसम आता है, वरना तो सर्दी ही रहती है, बड़ा बड़ा मिजरेबल मौसम अभी रहता है मौसम यहाँ अच्छा पे, लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मतलब। हाँ, धूप भी हल्की सी और निकली। तुम इतनी युसरा, मैं कहती हूँ सुगड़ हो माशाल्लाह, तुम्हारा घर कितना साफ है। अभी मैंने अलमारियां नहीं देखी हैं, किचन नहीं देखा, लेकिन मैं बता रही हूँ कि काफी तुम लग रही हो लग रही है, ऑर्गेनाइज्ड और अलमारी में ऐसा सफाई होता है कि बस पसंद। बंद कर देते हैं आप। अच्छा मट्टी आती है ज्यादा? मट्टी आती है मैं ज्यादा? आपको अपने घर की सबसे अच्छी एक चीज दिखाती हूँ Please जो दिखाओ। सबको बहुत ज्यादा पसंद आती मुझे है। भी दिखाओ। ये देखें, क्या है क्या है? ये अरे हैप्पी मैंने बर्थडे। मैंने रमजान का डेकोरेशन करा हुआ है सारा, माशाल्लाह। और ये मेरा डाइनिंग टेबल आ गया। है। मैंने फरमाइश की थी जबरदस्त ना डाइनिंग idea टेबल है। देखना है, इसका डाइनिंग टेबल देख रही हूँ मैं, आइडियाज ले रही हूँ। पिक चेयर्स कितनी प्यारी हैं। बस यही वाला आप करने पे कॉम्बिनेशन। आए बेबी चेयर भी है, सो नाइस। और यहाँ मैंने डोर पे भी रमजान का डेकोरेशन किया हुआ है सारा। अच्छा, ये रमजान के लिए किया आपने, रमजान बहुत के अच्छे। लिए जी। माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। ये सारा रमजान का डेकोरेशन है। किचन भी तुम्हारा अच्छा मिट्टी है नहीं होती बड़ा। वैसे वहाँ पे, इसीलिए ये चीजें बची रहती हैं, आप देख रहे हैं। हाँ मिट्टी कम है भाई। डस्टिंग कितने दिनों बाद करती हो तुम? हाँ नहीं, मिट्टी काफी ज्यादा कम है, तो मतलब 3 दिन 4 दिन आराम से जो है वो निकल जाते हैं। हमारा घर इतना प्यारा है माशाल्लाह, वाइट, आई लव वाइट वॉल्स एंड कबर्ड्स एंड Thank you. एवरीथिंग ब्यूटीफुल यात्रा, आई लव इट।
थैंक यू सो मच, थैंक यू। माशाल्लाह। और तुम खुद सफाई वगैरह सारे काम करती करना। होंगी ज़्यादा। अच्छा बिल्कुल, मुझे करती होंगी युसरा बताओ, तुम्हारी कौन सी वीडियोस लोगों ने पसंद की जो वायरल हुई हैं सबसे ज्यादा, और नाम भी बताओ अपने पेज का तो हमें फॉलो जो मैं होस्टिंग वीडियोस करती हूँ, जिसमें मैं टेबल सेटअप करती हूँ, सारा दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ। मेरे इंस्टाग्राम का नाम है युसरा खान ब्लॉग्स। उसके ऊपर मेरी इस तरह की वीडियोस काफी ज्यादा अच्छी जाती हैं। आई लव। अच्छा तुम्हारे बताओ, एक सवाल है जो कि मसला बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि बाथरूम कितने घर में? मेरे पास 3 है। पता है पहले होता था एक बाथरूम, यूके में एक बाथरूम, और जो जा रहा है पूरे घर में आवाज आ रही है, पूरे घर में, और सीढ़ियों की आवाज। और ये मुझे लग रहा है कि अब जो यूके में मॉडर्न कंस्ट्रक्शन है बहुत अच्छी हो रही है। जी, ये अलग घर है। ट्रेंड ये है ना कि ऐसे 5-5 ये 6 मेरे पास, वॉशरूम्स हैं और वो वहाँ ऐसे। मैं तो 90s की भी बात करी ना, हम जब जाते थे बहन के, मैं मिलने जाती थी, अरे एक बाथरूम बड़े परेशानी थी। और वो लकड़ी का ऐसा इस्तेमाल की आवाज आती थी हर कमरे में, आवाज आती थी। अब बहुत अच्छी लेकिन अब construction है। काफी बेहतर हो गया है। मेरे पास 3 बेडरूम है, 3 बाथरूम्स हैं, और लिविंग रूम सेपरेट है, डाइनिंग रूम और किचन सेपरेट है, और गार्डन सेपरेट है। ब्यूटीफुल। और मुझे ये बताओ, ये अब इन्होंने नलके चेंज किए हैं, वो जहाँ से गर्म इधर से आए, पहुंच चुकी अरे है। आपको पता है हम कितना जले हैं? इंग्लैंड में मसला यही था, हम कहते थे इंसान चांद पे पहुंच गया, लेकिन इंग्लैंड में नलके नहीं बदल रहे, या तो गर्म आएगा या ठंडा। मेरा तो मुकाबला होता था, अब आ गया। शुक्र है, क्योंकि हमारा जो घर है वो न्यू बिल्ड है सारा, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने सारी चीजें इस तरह से सेट करवाई है जो हमारी रिक्वायरमेंट है भाई, नलकों से आगे बात नहीं बढ़नी चाहिए। बहुत शुक्रिया। मुस्लिम शावर्स भी हो गए। बिल्कुल। या आगे शावर्स बात भी कहाँ जा रही है है, इसरा आपको पता है ना, तो बस आपसे इजाजत मेरी लेते हैं। मेरी मेरी उसरा बहुत सारी फ्रेंड्स बन गई। इंशाल्लाह जून जुलाई में प्लान है, अगर छुट्टी मिल गई। बस आऊंगी। सबके घर एक दिन जो मेरे पास जरूर आइएगा। इंस्टाग्राम पे आप देखिएगा मेरी होस्टिंग वीडियोस, मैं आपके लिए भी फिर होस्टिंग हमारा करूंगी। अपना प्राइवेट कमरा, बाथरूम, ये तो और क्या चाहिए, मैं आऊंगी, तैयार रहना। ओके। हाँ, आई लव दिस सेगमेंट, बड़ा शुक्रिया फील करते हैं ये सेगमेंट आता है ना। बहुत शुक्रिया टाइम देने का। इसरा घर दिखाया इतना प्यारा। आई थिंक ये सेगमेंट ना दोस्तें आपकी बन के जा रहे हम हैं, जारी बहुत रखेंगे। ये हम सेगमेंट मुझे लगता है कंटिन्यू होना चाहिए, डे फर्स्ट है हमारे साथ, है ना? क्योंकि ये जैसा आप और ये क्या जिसमें एडिशन के जी घर दिखा रहे हैं, वो हमें अपनी अपना वो क्या होता है एस्थेटिक सेंस दिखा रहे हैं, कितना प्यारा लगता है मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैं एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर जाने रमजान में। हेडलाइंस आप सुनिए, हेडलाइंस के बाद फिर वापस आएंगे, ट्रांसमिशन हमारी जारी। और जब हमने ये ट्रांसमिशन का आगाज़ किया था तो आपको बताया था कि हम किस मामले पर बात करना चाह रहे हैं। सभी इससे मुतासिर हैं, यकीन कीजिए पूरा पाकिस्तान इस कल्चर से मुतासिर हो गया है। वो डाला कल्चर, गन कल्चर, गार्ड कल्चर है, फेडअप हैं बिल्कुल सभी। और यकीन करें कोई ऐसी स्टेज आने वाली है कि वो जो मतलब कि मॉब की सूरत में लोग अटैक करेंगे और फिर किसी के पास बचने की कोई जगह नहीं होगी। अब तो पहले स्ट्रीट क्राइम से हम डरते थे कि भाई कोई डाकू आ जाए, कोई इस तरह आके मतलब कोई आपके फोन स्नैच कर ले, ये वो सब पीछे रह गया। इन्होंने ये नया माफिया दैट हैव टेकन ओवर। बिल्कुल ऐसा ही है, हर रोड पर, हर सड़क पे आप। अच्छा, इससे अभी 2-3 दिन पहले एक वाकया हुआ लाहौर में, बेइजिंग अंडरपास है उसके करीब, और सबने वो फुटेज देखी। सबने देखा किस तरीके से 3-4 डाले थे काले कलर के, और काले उनके शीशे थे, गार्ड्स उनके पीछे बैठे हुए थे, और 3-4 डालों ने एक आम आदमी जो कि जा रहा है सड़क पर, उसको हटो जी हटो बच्चों वाली जो एक रिवायत है ना कि जी सड़क पे हम चल रहे हैं बस कोई नहीं चलेगा, हटो बच्चों, सारे जगह बनाओ जगह बनाओ जगह बनाओ। ये वीडियो चल भी रही है। अब जज्बात हमारे थोड़े से, अगर ऐसा हो जाए, थोड़ा तेज बोले तो ये यकीन कीजिए दिल से आवाज निकल रही है कि ये देखिए नादिया क्या सूरत हाल है कि वो डाला चाह रहा है 3-4 गाड़ियां कि हमें निकलने दो पहले, और ये वो शख्स है, ये गाड़ी आप देख रहे हैं उसको रोका गया है, और फिर उसके बाद उतर के उसकी गाड़ी पे फायरिंग कर दी है। अटेम्प्ट टू मर्डर है ये। और ये निकल कहाँ से रहा है ये शख्स, ये देखो वहां कहाँ से राइट। अब वो बेचारा गया पीछे, उसको गार्ड को पकड़ने के लिए जिसने फायरिंग किया उसको फिर अपनी गन से मारा है, उसके बाल खींच के साइड पे ले गया है, और ये सब देख रहे हैं लोग। वो निकल रही हैं, वो निकल रही हैं गाड़ियां, कोई किसी को बचा नहीं रहा। ये मुझे लोगों से भी वैसे शिकायत है कि अगर ये सब अगर खड़े हो जाते, गाड़ियों से निकल आते, तो किसी की हिम्मत है कि किसी को मारता। बिल्कुल मॉब के पीछे कोई नहीं आता, किसी को बचाने के लिए आपने नहीं निकले। लेकिन ये बाहिम्मत। अच्छा, और ये मैं बाइक वालों से भी मैं खफा हूँ, जब एक बाइक वाले को कोई गाड़ी मारती है सब आ जाते हैं लड़ने, और आज ये बाइक वालों को हम देख रहे हैं कि किस तरह निकल रहे हैं, क्यों नहीं ये आए इसको बचाने। असल में डर बिठाने की कोशिश की गई है ना इस डाले कल्चर से, इस गार्ड कल्चर से, प्रोटोकॉल कल्चर से। डर है लोगों को कि आप हम फास्ट लेन में चल रहे हैं, हटे जी फौरन साइड जगह दे में। भाई आपको अगर आपकी जान को इतना खतरा है तो आप फिर कहीं और जाके रहे ना, इस मुल्क में क्यों रह रहे हैं? यहाँ जहाँ आम आदमी शहरी सड़क पर जा रहा है, बाइक वाला जा रहा है, गाड़ी वाला जा रहा है, भाई उसका भी हक है, उसकी भी सड़क इतनी है। तो हमें ज्वाइन किया है ये जो शहरी जिनको हमने दिखाया है, इनका नाम है महर इमरान, बड़े बाहिम्मत शहरी हैं, मुतासरा शख्स है। महर, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। महर, आपको आवाज आ रही है?
जी वालेकुम अस्सलाम। ये मुझे बताएं, हुआ क्या महर आपके साथ? होता रहता है हर पाकिस्तानी के साथ, लेकिन आपने हिम्मत का मुजाहरा किया, जरा बताइए वाकया क्या हुआ? वाकया सर मेरे साथ ये हुआ है कि मैं तो जो है ना जा रहा था अपने काम से, कपड़े का मेरा काम है और मैं कपड़ा लेने ही उस दिन भी जा रहा था। कनार रोड से होते हुए पीजी अंडरपास के नीचे जब मैं गया हूँ तो कुछ डाला कल्चर वाले ये जो लोग हैं, इनकी थोड़ी स्पीड भी ज़्यादा होती है और ये थोड़ी हवा में भी ऊपर ही होते हैं हमसे। बिल्कुल। ये ऊपर वाली लाइन में जा रहे थे, आपने वीडियो में भी देखा, और मैं तो थर्ड लाइन में जा रहा था, बिल्कुल नीचे वाली लाइन पर। तो बीजी अंडरपास के नीचे इन्होंने गाड़ियां लगाई हैं जैसे कि वो कि हम इनके लिए भेड़ बकरियां हैं, तो इन्होंने फौरी फायर खोल दिया, ज़रा भी नहीं सोचा कि किसी को लग सकता है, और भी लोग थे, किसी को भी लग सकता था। बिल्कुल। तो फायरिंग करके वो जब भागने लगा तो फिर मैंने कोशिश किया कि मुझे इसको पकड़ना चाहिए। हाँ, फायरिंग इसने जनरली सब पे की थी, जनरली बस वैसे फायर खोल दिया जो आपकी गाड़ी को लगा, रैंडम। हाँ बिल्कुल ऐसे ही उसने फायर खोल दिया जी, बिल्कुल उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि ये किसी को लग सकता है, ऐसे उसने मेरी गाड़ी के ऊपर फायर खोल दिया। नहीं तो आपसे पहले से होता आ रहा था, पीछे से ये मामला चलता आ रहा था कि आप इसको जगह नहीं दे रहे थे, क्या प्रॉब्लम क्या थी? सर कोई इस तरह के मामला नहीं है, अगर वैसे ही हवाई फायर इस तरह के मामला भी हैं तो देखिए वो फायर तो नहीं खोल सकता मेरे ऊपर, वो मुझे कोई बात ही कर सकता है। भाई गाड़ी में कौन कौन बैठा हुआ था? ये मतलब किसी के कहने पे उसने किया है गार्ड ने, या खुद ही उसका बस दिल चाह के मैं फायरिंग करूं? कौन बैठा हुआ था गाड़ी में? ये तो अभी तक नहीं पता चला कि उसने किसी के कहने पे किया है या क्या प्रॉब्लम थी, ये अभी तक नहीं पता चला। इंशाल्लाह वो भी पता चल जाएगा, कुछ लोग पकड़े गए हैं, जब वो दूसरे पकड़े जाएंगे तो इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं मेरे भाई, आपको डर नहीं लगा उस टाइम? ऑब्वियसली आप भी फैमिली वाले हैं, एक खौफ होता है कि भी मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा, मैं जाके ये मुझे गोली ना लग जाए, गोली मार ना दे। ऐसे में सब लोग निकलने की करते हैं जो ये कर रहे हैं फुटेज में, और फायर होने के बाद आप रुक गए नोइंग कि वो आर्म्ड है। आपको क्या उस वक्त किस चीज ने आपको मतलब ऐसी हिम्मत दी कि आप गए और आपने उनको कन्फ्रंट किया? बिल्कुल जी, डर तो लगा, लेकिन जब वो भागने लगा तो वो तो मुझे ऐसा लगा कि उसको ना पकड़ना चाहिए। अगर जुल्म के आगे हम खामोश हो जाएंगे, आराम से मैं गाड़ी में बैठा रहता तो वो मेरा ख्याल है वो ज्यादा जालिम बन जाता और वो किसी और के ऊपर भी जुल्म करता। बिल्कुल, इज्जत नफ्स मजरू होती है इंसान की, वो सोचता है कि बस ठीक है यार, कुछ भी होगा देखा जाएगा। तो कोई बातचीत हुई आपसे जब आपने उस वक्त कहा उसको कि तुम कर क्या रहे हो, तुमने क्यों चलाई ऐसे फायरिंग की? उसने क्या बोला? वो तो दूसरा फायर भी खोलने वाला था मेरे ऊपर, बिल्कुल स्ट्रेट था वो तो। शुक्र है अल्लाह का कि दूसरे बंदे ने उसको पकड़ा है और उसकी गन जो ऊपर होगी, आपने वीडियो में भी देखा होगा। और बाद में क्या हुआ फिर उसके? वो फिर दोबारा वो तीसरी दफा भी भागने लगा है तो मैं उसके पीछे भागा हूँ, तो उसने कोशिश की है कि वही गन मेरे सर में मारे, तो सर में तो नहीं लगी, शुक्र है अल्लाह का, मैंने सर ऐसे साइड पे कर लिया और मेरे कंधे पे जो है ना वो लग गई। और फिर क्या हुआ जब उसके बाद सारी चीजें वो भाग गए वहां से और आप अपने फिर उसके बाद दूसरे गार्ड निकले हैं, उन्होंने फिर उसकी बैकअप की है और उसको लेके डाले में वो भाग गए। फिर मैंने वो अपनी गाड़ी पीछे भगाई है उसके, और आगे ट्रैफिक ज्यादा थी और ये जो लोग जहां वो मेरे साथ खड़े हुए थे ये भी साथ भागे हैं और आगे जाके फिर जो है ना उसको पकड़ लिया, पकड़ा है। अच्छा, तो क्या लोगों ने फिर आपका कुछ साथ दिया? वीडियो में तो शुरू में नजर नहीं आया, बिल्कुल साथ दिया, उसके बाद फिर मैं ख्याल कुछ रियलाइज हुआ होगा। शुक्र है। यहाँ तो दहशतगर्दी वाली अलामत उसने वो बना दी थी ना, दहशतगर्दी उसने वो दिन दिहाड़े उसने फायर खोल दिया, तो इधर तो कोई भी सामने नहीं आ सकता था। जब आगे गए हैं उसको पकड़ा, डाले को रोका है, तो फिर जो है ना लोग आगे आए हैं और वो अपना डाला छोड़ के, अपनी गन छोड़ के ड्राइवर। हाँ, लोगों को ये लगा होगा कि कोई टेररिस्ट है, कुछ इसकी वजह से दे वर नॉट श्योर के भी कैसे डाला गन छोड़ के फिर वो भाग गया वहां से। हाँ। और कौन चला रहा था डाला? किसका डाला था ये पता चला? अभी तक नहीं पता चला। तो फिर वो कहाँ है डाला गन? पुलिस आई होगी, जाहिर है पुलिस ने देखा होगा कि जी बिल्कुल। उसके थोड़ी देर के बाद जैसे वो डाला लोगों ने पकड़ा है, 15 पे मैंने भी कॉल की है और लोगों ने भी कॉल की, और हमने उसके 10 मिनट के बाद डॉल्फिन आ गई। डॉल्फिन के बाद जी पंजाब पुलिस के जवान आ गए हैं, तो गन भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए, डाला भी, और वो फिर थाने ले गए। उसको मतलब पकड़ लिया इन्होंने, उसको जाने नहीं फिर दिया। जबरदस्त। जी पकड़ लिया है, शुक्र है लगा। बहुत अच्छी बात की। आप मुझे मेहर भाई, आपकी फैमिली को जब पता चला उनका क्या रिएक्शन था? घर में कौन है? बिल्कुल जी, फैमिली तो देखें एकदम से वो जब उन्होंने वीडियो देखी परेशान हो गए थे। प्रॉब्लम तो क्रिएट सबके लिए हुई फैमिली में। और आपका फिर आपकी स्टेटमेंट ली पुलिस ने, पूछा कि ये सारा वाकया रिपोर्ट हुआ?
बिल्कुल बिल्कुल, जैसे पुलिस ने मुझसे पूछा, देखें वीडियो ही आ गई थी उसी टाइम, वीडियो जैसे वायरल हुई है तो फैसल कामरान साहब डीआईजी साहब उन्होंने नोटिस ले लिया कि ये दहशतगर्दी है, सरासर दिन दिहाड़े एक निहत्थे शहरी पे फायरिंग कर रहा है, तशद्दुद कर रहा है एक बंदा। लेकिन ये हैरत है, ट्रेस नहीं हुए अभी तक, ये हैरत है कि अभी तक ट्रेस ही नहीं हुए वो कौन थे। जब ट्रेस नहीं हुए तो फिर पता तो फौरन चल जाता है, पता तो चल ही गया होगा, बस अब कब बताएंगे ये देखना है। जी जी, मंडे तक वो डीआईजी साहब कह रहे हैं जी 3 बंदे जो पकड़े गए, जो बकाया भागे थे वो भी पकड़े जाएंगे मंडे तक। नहीं, 3 जो पकड़े गए वो हिरासत में पुलिस की, वो पुलिस की हिरासत में 3 जो पकड़े गए। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा इसमें, आप कहेंगे कि मतलब फैसिलिटेट किया आपको पुलिस ने? जी बिल्कुल किया जी, पुलिस ने फुल कोऑपरेट किया। That's so nice। कभी हम ऐसी भी अच्छी अच्छी स्टोरी सुनते हैं जिसमें पुलिस का अच्छा किरदार, तो एक होप आता है, इतनी अच्छी आपको सेफ फील करते हैं कि यार अच्छा भी कहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम बुरी रिपोर्टिंग सुनते रहते हैं। लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि कोई सिक्योरिटी एजेंसी थी और वो अभी सिक्योरिटी एजेंसी को उन्होंने सील भी कर दिया, कार्रवाई भी हो रही है उसके खिलाफ। वो तो सर जी बिल्कुल, उन्होंने उसी दिन जो है ना सील कर दिया था बिल्कुल। अच्छा, लेकिन वजह इसकी समझ नहीं आती, ये पागल को हुआ क्या जिसने ऐसे फायरिंग शुरू कर दी? कौन ये सिक्योरिटी गार्ड थे? हुआ क्या? इन्वेस्टिगेशन होगी, तस्दीक होगी, पता चल जाएगा कि उसने फायर क्यों खोला है। अच्छा, ये वाकया तो शायद आपके साथ हो गया और आपने भी बहुत सारे ऐसे वाकया देखे होंगे ना सड़क पर, जैसे हमने देखे हैं बहुत सारे वाकया। जनरली के डाले वाले या बड़ी गाड़ियों वाले कैसे हरास कर देते हैं, बिकॉज़ बड़ी गाड़ियां उनके पास गार्ड है। जो है ना थोड़ा सा वाइब इस तरह की होती है, हटो बच्चो साइड पर हो जाओ, मुगले आजम आ गए। जी जी बिल्कुल। हाँ जी, ये असल में समझते हैं भी हम भी कोई वीआईपी हैं तो हमें भी एक प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, या दूसरी चीज ये होती है, मुझे लगता है कि वाकई कोई दहशतगर्द ही हो जो भाग रहा हो, वाकई कोई इंसान हो, कोई क्रिमिनल हो जो चाहता है कि बस मैं निकलूं, पता नहीं क्या क्राइम करके भाग रहे हैं। बिल्कुल बनो। और दोस्तों से क्या बात हुई आपकी? उन्होंने क्या तो फिर घर में बैठे हैं, बाहर इनको नहीं निकलना चाहिए मेरा नहीं। ख्याल और से। आप ये भी बताएं कि दोस्तों ने आपसे क्या कहा कि यार क्या जरूरत थी तुम्हें, तुमने इनसे झगड़ा ले लिया, या फिर उन्होंने कहा सही किया, हमें भी ऐसा करना चाहिए? नहीं, कुछ दोस्त थे, वो उन्होंने बोला कि यार आपने गलत किया है, अगर वो फायर कर देता स्ट्रेट आपके ऊपर दूसरा तो कर तो दिया था ना, स्ट्रेट ही फायर था, वो नजर आ रहा है, वो तो कर दिया था, किसी की भी लग सकती थी वो, आप क्या किसी की भी लग सकती थी। बिल्कुल, मतलब उसके आप ये देखें कि उसके अंदर यानी इतनी उसकी जुर्रत कि वो उसने आपके ऊपर वेपन ताना और उसके बाद उसने फायर भी कर दिया। यानी अगर किसी के लग जाती और किसी की जान चली जाती तो उसको ये भरम था कि मेरे जो पीछे लोग बैठे हैं वो बचा लेंगे मुझे। हाँ, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही उसको आइडिया था कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ही ना सर, उसके लिए तो हम भेड़ बकरी है ना, कि वो अगर कर भी देता तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा मेहर, आप बताएं, आप फाइट बहुत अच्छा करते हैं, ये कहाँ से सीखा आपने? नहीं मैं बहुत अच्छा मुकाबला किया आपने, आप वैसे स्ट्रांग हैं या कोई आपको मतलब कभी फाइटिंग सीखी भी आपने? बिकॉज़ नहीं कुछ भी नहीं, अपना दफाई किया है। और मैंने देखे कि आप देख भी सकते हैं ना, उसको मैंने कोई चोट लगाने की कोशिश की है कि मैं उसको मारूं, मैंने बस पकड़ने की कोशिश की है, रोकने की कोशिश की है, कवर करने की कोशिश की है कि बस इसको पकड़ लूं और 15 पे कॉल कर दूं। बिल्कुल, और साथ में आपको वो कॉन्स्टेंटली वो मार रहे थे, आपको मार रहे थे। बिल्कुल, सारे 5-6 लोग हैं और 7-8 लोग हैं एक के साथ में लड़ रहे हैं, कर सकते। बिल्कुल कर सकते। और इतने लोगों को जो आपको मार रहे हैं उसमें ये जिस तरह खड़े रहे हैं, मैं सलूट है। आप देखिए कितने लोगों को हरास करता हुआ आ रहा होगा ये सारा जो कारवान था, उसका एक ये प्रोटोकॉल था, कितने सड़कों पे ये जो लोगों को तंग करते हुए आ रहा होगा, बाइकर्स को और गाड़ी वालों को। यहाँ आके एंड आपके साथ जाहिर हो गया एक मामला। हाँ नहीं, अब ये डरेंगे कि भाई आराम से गाड़ी चलाओ वरना मेहर मिल जाएगा। मेहर जैसा कोई आगे मिल गया इनके हाँ, इनको भी ना सुलभ सोते हुए को डराए, इनको सो जा बच्चे वरना मेहर मिल जाएगा तुम्हें। बिल्कुल नहीं, एग्जाम्पल आपने सेट की है, बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का, और ये आपने जिस तरह हमें बताया, रियली वी सो प्राउड ऑफ यू। और ऐसे ही हिम्मत सबको करनी चाहिए, सबको ही ऐसे हिम्मत करनी चाहिए कि आप कब तक मार खाएंगे, कब तक दबेंगे, और जब सब निकलेंगे इनको सीधा करने तो ये डरेंगे, इनको डरने की ज़रूरत है कि नहीं जो पब्लिक, और मैं पता हूँ मॉब से बड़ी ताकत या ये कि ग्रुप या लोग जब एक हो जाएं तो वो बहुत होते हैं, वो ये 3 4 5 होंगे, आप लोग कितने हैं, बस ये हिम्मत आप में होनी चाहिए। जैसे हमारे फौजी हैं माशाल्लाह, कैसे मुकाबला करते हैं, नंबर से नहीं जंग जीतते, अपनी हिम्मत से, आप करेज से, करेज जिताती है आपको कोई भी जंग। तो इसलिए मुझे तो ये लगता है कि अब रोड्स पे ना हम सबको एक अपनी आर्मी की तरह चलना चाहिए जो मिडिल क्लास है। बिल्कुल, कानून हाथ में ना लें आप, लेकिन ये कि कोई ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, ये डाले इस तरीके से अगर लोगों को हरास करते हुए जा रहे हैं, तो ये हमारा एक बुनियादी शहरी होने की हैसियत से हमारा ये एक राइट भी है
कि हम इसको रोके किसी हद तक? कोई आवाज से रोक सकता है, किसी के अंदर इस्तिताअत है तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। एक डर उनके दिमाग में डर डालना पड़ेगा कि भाई अगर मैं निकला, मैंने फायर की तो मैं ते कल्ला, गोलियां मेरे पास इतने, जब इतने लोग निकल आएंगे उससे उसको देख के पता है खौफ आ जाता है, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो उसके बाद डरेंगे, नेक्स्ट टाइम वो कहेंगे नहीं 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 ऐसे नहीं करना, आवाम से पंगा नहीं लेना। और अथॉरिटीज से भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इंतजामिया जो है खास तौर पर कि देखें आप खुद ही कवानीन इस तरह के सख्त बना दें कि ये इस तरीके से सड़कों पर डाले लेकर और ये काली शीशों वाली गाड़ियां और उसके बाद उनके पीछे गार्ड्स, इनका मूवमेंट, मैं ये कहता हूं कि आपकी अगर जान को खतरा है, सीक्रेसी के साथ भी सिक्योरिटी हो सकती है। यानी आप अपने आप को सिक्योर करना चाह रहे हैं, बहुत से अलग रास्ते हैं, लेकिन दूसरे को डरा के एक आम शहरी को जिसका कोई लेना देना नहीं है, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है आपकी सिक्योरिटी के साथ या आपकी जान को खतरा है उसके साथ, आप उसको जो है ना स्टेज पर लगा रहे हैं। और कितने ऐसे वाकयात रह दिए, कितने रिपोर्ट हुए हैं? मैं तो डेली देखती हूँ कि किसी खातून ने बड़ी गाड़ी चलाते हुए रोन दिया बिल्कुल बाइकर को, और उसके बाद जनाब क्या हुआ, हमने उस केस को आगे फॉलो भी किया, लेकिन पता चला कि जी वो आपस में मामला हो गया जनाब, वो पैसे देके मामला हल हो गया है। फिर आपने देखा कि रमजान मुबारक में 5-6-8 साल पहले आपको याद होगा एक गार्ड खड़ा हुआ था, पुलिस एक एहलकार खड़ा हुआ था, ट्रैफिक पुलिस एहलकार, सीधी गाड़ी आई उसको उड़ा दिया और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। तो ये अब हमें सजाएं देनी पड़ेंगी क्योंकि मामला बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, बढ़ गया है। या तो मतलब डाले कैंसिल कर दें, मैं तो ये कहती हूँ कि ना ये होंगे ना ये ऐसे हमें सबको डराएंगे। पता खौफ आता है बच्चों को लेके, आप गाड़ी में चलते हैं, जब ये पीछे आते हैं ना तेज रफ्तार और लाइटें मारते हुए, लिटरली आप डर जाते हैं ना हटते हुए। तो बस वो लगता है कि जैसे आपने कोई कानून तोड़ दिया है, आप हट नहीं रहे इनके रास्ते से। बिल्कुल नहीं, बहुत ही दिमाग खराब हो गए ऐसे लोग जो समझते हैं कि बड़ी गाड़ी है और ये एक, और अब देखिए भाग कैसे रहे, उसको लगता है कि जी मैं बम लेके चल रहा हूँ, मैं किसी के ऊपर भी फोड़ सकता हूँ। साइड से निकाल के गाड़ी भाग रहे हैं। फिर जब उन्होंने देखा कि भाई एक शहरी ने हिम्मत दिखाई और वो साइड से निकाल के गाड़ी भाग। अब ये गार्ड कल्चर भी खत्म होना चाहिए। कहाँ था पहले, ये बाकी शहरों में इतना आम नहीं है, इधर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पंजाब के कुछ शहरों में, कराची में आपको किसका डर है यार, आप घर बैठो। बिल्कुल। और ये गार्ड्स होने ही नहीं, और गार्ड्स के पास वेपन नहीं होने चाहिए। इनको कहो कि जी कोई आप ऐसी चीज इस्तेमाल करें जैसा टेजर होते हैं कि आप किसी की जान नहीं ले सकते, आप पेपर स्प्रे रखो। ये जो गन वन लेके निकले हुए ना सारे, इनका नहीं पता कि यहाँ तो फायर कर दिया, उसने तो कर दिया, अल्टीमेट जो काम था उसने कर दिया अपना। इनके पास वेपन होना ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि आप कुछ ऐसा करें कि ताकि ये इनसे जान छुड़ाएं। आप हमारी हुकूमत से हम सबकी अपील है कि इन गार्ड से, सिक्योरिटी गार्ड्स, इन खतरनाक लोगों से हमारी जान छुड़ाओ बस। They should not be on the road। बात करेंगे MUN के बारे में। तो मॉडल यूनाइटेड नेशंस है, ये एक कॉन्फ्रेंस होती है, दुनिया भर के स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर दुनिया भर से बच्चे आते हैं और इसमें पार्टिसिपेट करते हैं एज डेलीगेट्स। और बिल्कुल UN का जिस तरह मॉडल होता है ना, यूनाइटेड नेशंस का, बैठे होते हैं, हाँ वैसे डेलीगेट्स बन के बैठते हैं, तैयारी करते हैं कोई एक सब्जेक्ट पे, वर्ल्ड पीस, ह्यूमन राइट्स, वॉर्स की प्रिवेंशन, और किसी भी मुल्क को आप रिप्रेजेंट करते हैं और किसी इशू को तो आप चूज कर सकते हैं। तो जो बहुत ही प्रेस्टिजियस MUN साल में जो होता है वो हार्वर्ड में होता है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में US में, और वहाँ भी कोई 35 कंट्रीज से जो है बच्चे जाते हैं, शिरकत करते हैं, तैयारी करते हैं, बहुत ज़बरदस्त बातें करते हैं। और वहाँ हमारा बच्चा माशाल्लाह, हमारे बच्चे पहुंचे, एक बच्चा नहीं है, सबके में वाली बिल्कुल बेस्ट डेलीगेट का अवार्ड जीत के आ गया। साथ में और उसकी टीम में कौन कौन थे, अभी हम इसलिए बात करेंगे अनस से। लम्स के जो स्टूडेंट्स हैं, तो भाई मैं तो कहती हूँ तालियां और बहुत सारी दुआएं और खुशी की बात है माशाल्लाह। सुहाइमा भी है हमारे साथ, सुहाइमा हमारे साथ हैं, अनस अल्लाह वाला हमारे साथ हैं, और इन्होंने तो बेस्ट डेलीगेट अवार्ड भी जीता है। अनस अल्लाह वाला जी। अनस मुझे, हेलो अस्सलाम वालेकुम बेटा, नजर आ रही हूँ? हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज आ रही है भाई? तो मुझे बताओ कितने अवार्ड्स होते हैं अनस वैसे इसमें MUN में? तो MUN के अंदर बेसिकली हमारी इंडिविजुअल कमिटीज होती हैं और हर कमिटी के अंदर मुख्तलिफ अवार्ड होते हैं, और डिवाइड इस तरीके से होता है कि सबसे टॉप पे आता है BD विच इज द बेस्ट डेलीगेट। तो वो सिर्फ एक बंदे को मिलता है, एक क्या कहते हैं डेलीगेशन को मिलता है, जिसके अंदर मैं और मानूद थे। अच्छा, मतलब सारी कंट्रीज में जितने सब आए हुए थे बच्चे, उसमें से एक को अवार्ड मिलेगा? उसमें से एक को BD का अवार्ड मिला। फिर उसके अलावा थोड़े लोअर लेवल्स भी होते हैं, तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, ऐसे सेटअप होता है। तो जो बेस्ट नंबर 1 अवार्ड हमारा बच्चा तो अवार्ड तो हमारा बच्चा लेके आया, लेकिन किस बात, यानी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया आपने या किसी कोई इशू बेस्ड थी, सब्जेक्ट क्या था? इनका टॉपिक क्या था, आपका सब्जेक्ट क्या था? मेरी कमेटी थी NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा मौजू था ईस्टर्न यूरोप इन 1955। तो उसके अंदर हमारी कंट्री जो हमें एलोकेट की गई थी वो थी द कंट्री ऑफ नेदरलैंड। तो हम हालांकि जाते हैं पाकिस्तान की डेलीगेशन के तौर पे, हर डेलीगेशन को
रैंडम कंट्री अलॉटमेंट मिलती है। तो कोई अगर बच्चा फॉर एग्जांपल बर्कली से आया हो तो उसको नॉर्वे मिल सकती है, कोई अगर इंडिया से आया हो तो उसको क्या कहते हैं रशिया मिल सकता है। तो ऐसे तो बस ये random वो लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा आपको टॉपिक मिलेगा या आप खुद सिलेक्ट करते हो? वो हार्वर्ड वाले खुद रैंडमली असाइन कर देते हैं। और कितना वक्त ये तो मिलता है, और आप टफ बताएं। है, हाँ, ये तो और टफ बात है ना। तो ये रैंडम डिसाइड करते हैं और आपको पता चलता है उसके बाद कितने दिन बाद, यानी कुछ वक्त तो मिलता होगा ना सुहाइमा research से करने पूछते के। हैं, सुहाइमा, सुहाइमा बताओ बेटा, हैप्पी बर्थडे। Yeah, we had a lot of we had a lot of time to prepare. Actually 6 महीने की बात थी, 6 महीने का काम था। लम से ही हम काम कर रहे थे, हमारी रेगुलरली ट्रेनिंग सेशंस होती थी and that where every person was kind of designed to go into their own committees. अच्छा, मैं इसलिए हैप्पी बर्थडे कहती कि सुहाइमा की आज हैप्पी बर्थडे भी है, तो हैप्पी टू यू बेटा। और ये हैप्पी टू यू तो आपको याद होगा। याद है, तुम भी विश करो, सब विश करो भाई। हैप्पी बर्थडे हम Happy सबकी birthday, Sam. 365 टीम की तरफ से हैप्पी बर्थडे एंड कांग्रेचुलेशंस। बड़ी खुशी हुई। तो मुझे बताओ ये कैसा ट्रिप कैसा होता है, कितने दिन का होता है, कैसे जाते हैं, क्या होता है वहाँ? The trip itself was like for 14 दिन 15 दिन की बात थी। Initial 7 days we spent in Boston. First we prepared for the conference. The conference itself was 4 days long. We stayed at Marriott because conference rules were okay. The conference itself happens at Marriott. So we stayed there. It was a great learning experience. And then after that, we went to New York City. We saw the UN headquarters. So that was kind of Nice, the gist of it. तो अनस, ये इसमें जो अवार्ड होता है, जोहेब पूछ रहे थे कि भाई अवार्ड के साथ कोई कैश प्राइज होता है। मैं कैसे सवाल ना पूछा करो। आई नो, ये ऐसे भी सवाल कर देता है, मैं क्या करूं। Unfortunately not. अच्छा तो लेकिन Unfortunately वो हमें सिर्फ और सिर्फ अनफॉर्चुनेटली कह रहा है ये भी अनफॉर्चुनेटली कह रहा है। देखिए वैसे होना तो चाहिए असुलन, लेकिन मैंने कहा इसको कैसी क्या बात है, वो जो टाइटल है वो अवार्ड ही बहुत बड़ी बात है। लड़के को अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये unfortunately कहा। को समझाया था मैंने, लेकिन बेटा मतलब बाकी क्या ट्रॉफी थी, क्या सर्टिफिकेट्स भी मिले होंगे और कितनी अच्छे, मतलब कितनी खुशी हुई जी होगी बिल्कुल। सबको। और मैं आपको दिखाना जरा, शाबाश तो हमें ये सर्टिफिकेट भी मिलता है जिसमें हमारा नाम लिखा है, हमारी कमेटी और हम किस कमेटी में जीते, हमारा क्या अवार्ड था, साथ में सिग्नेचर भी है। और क्यों अगर आप बीडी जीते हैं एज डेलीगेट तो आपको साथ में गैवल मिलता है। तो ये किस लिए? लम्स में ऐसे सिर्फ 3 लोग, सिर्फ ऐसे 3 गैवल्स हैं। तो इस साल लुमन की टीम 2 गैवल्स जीत पाई है और पिछले साल हम 1 जीत के आए थे। ऑर्डर ये तुम कर दे हो। ऑर्डर पाकिस्तान में से 3 है, ऐसे सिर्फ 3 है। सही है। ये जज के पास आपने देखा होगा ना कि वो करता है नहीं, ऑर्डर। और पहले भी मेरे ख्याल हमारा एक बच्चा जीता है ना। जी पिछले साल भी एक हमारी फ्रेशमैन की टीम ने वो जीत के आई थी, पहली बार गई और पहली बार ही कहते हैं। अच्छा सुहैमा, ये जीतना तो जाहिर है ये पाकिस्तान के लिए भी बड़ी काबिल फख्र बात है, लेकिन ये यहाँ से जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है क्योंकि देखें टॉप ब्रेन्स जाते हैं, बच्चे जाते हैं, जाते हैं स्कॉलरशिप्स हैं इसकी, बड़ी है, scholarships बहुत हैं, बड़ा फिर वहाँ से ये international टाइटल है। जो इदारे हैं वो आपको देखते हैं, हायर करते हैं, तो इस सेट में भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। से इंटरेक्शंस का बहुत एक बहुत बड़ी गिफ्ट होता है वो, कि द पीपल दैट यू इंटरेक्ट वहाँ पे और जिस टाइप ऑफ टैलेंट से आप इंटरेक्ट करते हो वो आपको यहाँ पे नहीं मिलता। सो वो इंटरनेशनल फोरम पे एक तो आपको एक्सपोजर जो लम्स दे रहा है, और पेप्सी ने और एलाइड बैंक ने भी बहुत सपोर्ट किया इस मामले में, व्हिच वाज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी बिकॉज the conference itself is very expensive. Yes. So we would not have been able to afford it all on our own. आपको हाँ so बिल्कुल आपको खुद रजिस्टर करने के लिए पैसे, कितनी फीस होती है इसकी कोई अंदाजन? Actually, for the first time, thanks to Alhamdulillah, thanks to Manu Girl, we were fully supported. The Lumen team, they supported us. Pepsi and Allied Bank, they also उन्होंने supported सारा us. खर्चा So, किया, लेकिन इसको मेरे yeah, ख्याल तो फीस का पता नहीं तो मैं एग्जैक्टली कितनी फीस वगैरह Literally, की। ये मतलब कितना बड़ा गिफ्ट है। एंड मेरे पेरेंट्स भी इस बात पे इतने खुश हो रहे थे कि अगर आप ऐसा कोई सपोर्ट कर रहे हो तो आपको लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और सपोर्ट भी करें। So that was a great opportunity. अनस, वैसे जो बच्चे देख रहे हैं अभी जिनको इस बारे में नहीं पता, बिल्कुल ऐसे ही है ना जैसे हम देखते हैं कि शैडो कैबिनेट्स होती हैं या फिर यूथ पार्लियामेंट होती है, उसी तरीके से वो जो सारे इश्यूज हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाता है, ऐसा ही है ना, इसी तरह है ना ये कमेटी जो होती है जी जी जो कमेटी होती है जहाँ कॉन्फ्रेंस होती है, कॉन्फ्रेंस होती है जी, उसके अंदर बेसिकली थोड़ा बहुत ऐसा समझा जा सकता है। एसेंशियली बात ये होती है कि हमें अपने खुद के सॉल्यूशंस प्रपोज करने होते हैं तो उस दौर के मसाइल को हल करने के लिए। तो अगर 1955 के अंदर जो भी यूरोप के अंदर सारे मसाइल चल रहे थे, कोल्ड वॉर, अमेरिका और रशिया के दरमियान सारी जो जंग हो रही थी, उसको हल करने के लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशन थे, यानी हाइंडसाइट पे आप क्या सजेस्ट करते हो उस वक्त के लिए। लेकिन आने वाले वक्त में भी टॉपिक्स होते हैं जैसे क्लाइमेट चेंज और ये सारी चीजें। बिल्कुल
अच्छा ये मुझे बताओ अनस तुम जीते कैसे, कि क्या तुम्हारी ऐसी तैयारी थी जो उनको अच्छी लगी? कोई ऐसा मोमेंट ऐसा होता है ना कि तो ये स्पोर्ट भी नहीं कि कौन का शॉट कैसा मारा था, क्रिकेट का तो पूछना ही नहीं, तो तुम्हारी क्या ऐसी खास बात थी तुम्हारी टीम की कि तुम लोग जीते? मेरे ख्याल से जो स्पेशली लम और लूमन जो है हमारी what we specialize in is the fact कि हम बहुत ही मेमोरेबल होते हैं। हमारे बोलने का अंदाज जो है, हमारे जो आइडियाज होते हैं और हम अपने उनको जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं वो क्या कहते हैं इतना मेमोरेबल होता है कि पूरी कमेटी उसको याद रखती है, उसको बार बार रेफरेंस करती रहती है। हमारे जो ब्लॉक्स बनते हैं जिसके अंदर हम बाकी डेलीगेट्स को अपने साथ इकट्ठे लेकर चलते हैं, तो हमारे ब्लॉक्स के नाम हमारे आइडियाज पर बेस्ड होते हैं। तो मिसाल के तौर पर हमारा आइडिया था रोड टू प्रॉस्पेरिटी, the road block मिसाल के तौर पे। तो what we basically end up doing is that we are the face of our block and then that is why the chair remembers us। और फिर जब चेयर हमें याद रखते हैं तो फिर चेयर अवार्ड भी हमें देते हैं। कितनी अच्छी बात है ये। तो मेरे ख्याल में तो कोई वीडियोस इसके ऊपर बनाओ, क्योंकि बच्चों का बड़ा इंटरेस्ट है MUN में, और आगे उनके लिए जब आपके पास MUN आप अटेंड करते हैं तो आगे आपके लिए क्या आसानियाँ हो जाती हैं स्कॉलरशिप्स मिलने में, एडमिशन्स मिलने में? बज़ाहिर तो मुझे इसके बारे में इतनी मालूमात है नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल होता है कि क्योंकि आपका एक्सपोजर रहता है, आप जा चुके होते हैं और लोग भी आपको जानते हैं, क्योंकि आप फॉरेन कंट्रीज से, फॉरेन लोगों से मिलके आते हैं, तो आपका एक्सपोजर होता है साउथ अमेरिका से जो लोग आते हैं, अफ्रीका से आते हैं, यूरोप से आते हैं, ईस्टर्न यूरोप, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया, हर जगह से ये बताएं कि इसका फायदा क्या होता है सारी एक्सरसाइज का, यानी बच्चों को बुलाना पूरी दुनिया से, टॉपिक्स पर डिस्कस करना, इश्यूज पर, इसका फायदा क्या है अभी, यानी किस तरीके से ये प्रोडक्टिव होता है? सर सिंपल बात है, आपको बातचीत करना सिखा देता है कि हाउ डू यू टॉक टू अदर पीपल, स्पेशली जिनकी अंग्रेजी या उर्दू नेटिव वो नहीं है, लैंग्वेज नहीं है, तो वो एक जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है कि आप लोगों से बात कैसे करें वो हो जाता है। एंड इफ यू वांट टू वर्क इन एन MNC और समवेयर इंटरनेशनली, सो दिस हेल्प्स अ लॉट बिकॉज वो आपके कनेक्शंस हो जाते हैं, वो एक इंटरनेशनल आपका कल्चर बन जाता है। सो आई थिंक इन इटसेल्फ द पीपल दैट यू मीट आर द ग्रेटेस्ट एसेट। बिल्कुल, और जो ये जीत के आए हैं तो मतलब अब दे मस्ट बी टॉकिंग अबाउट देम कि जी पाकिस्तान से जो बच्चे आए थे, ये हमें इतना नहीं पता, लेकिन स्टूडेंट्स में MUN कॉन्फ्रेंसेस का इतना रुझान है, शौक है, और दुनिया में कहीं भी हो वो जाना चाहते हैं, जितने ज़्यादा भी हों वो अटेंड करना चाहते हैं। तो इट्स अ बिग ऑनर। ऑल द बेस्ट बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का, एंड शाबाश। क्या हमारे स्टूडेंट्स देखे ना जिन्होंने हमारे टाइम पे नहीं था, मेरे टाइम पे नहीं था यार, मैं तो वरना बड़ा मैंने जाना था। तो बहुत कुछ आ गया भाई, बड़े आगे चली गई हमारी यूथ। अब देखो ना डिफरेंट कैसे, जैसे अजान ने यहाँ IBA में MUN हुआ तो सूट बना उसके लिए, और जो उसने कभी सूट नहीं पहना, सूट पहन रहा है, शर्ट ला रहा है, मामा मैं ये पहनूं वो पहनूं, फिर तैयारी कर रहा है। आपने कह भी दिया था मेरे ख्याल से, आप बता रही थी मेरा बेटा। मैं उसमें कोई चीफ गेस्ट में थे, टीम में और कुछ आर्टिस्ट, तो मैं तो स्टेज पे बोला कि मैं कहा मेरा बेटा सूट पहन के आया, वैसे भी MUN। बेटा कह रहा मामा क्या कह रही हैं आप, यूं कह रही है। अच्छा, कुछ माँ बाप समझते हैं कि शायद ये एक कोई पार्टी कल्चर है, क्योंकि कुछ MUN जो होस्ट करते हैं ना स्कूल्स, क्योंकि दूसरे मुल्कों से, शहरों से बच्चे आते हैं ना, तो उसमें कुछ एंटरटेनमेंट भी डालते हैं, कवाली नाइट होती है, इंटरेस्टिंग बनाते हैं जरा। उस पे माँ बाप को होता है यार प्लीज़ आप ऐसे ना सोचा करें, इनको ज़रूर अटेंड करने दें, जो हमारी मॉडर्न दुनिया जिस टाइम एंड एज में रह रहे हैं वहाँ MUN की बहुत इंपॉर्टेंस है, उनको करने दें प्लीज़। तो अब खैर हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया, लेकिन पेशावर में नादिया चीज़ कोई बनाई जाती है, कोई खास किस्म की चीज़ रमज़ान मुबारक के दौरान जिसका इस्तेमाल भी ज़्यादा हो जाता है, तो दिखाते हैं। एक रिपोर्ट तैयार की हमारे नुमाइंदे ने, तो ज़रा वो देखिए कि भाई कैसे इस्तेमाल हो रहा है चीज़ का पेशावर में। पनीर सदियों से हमारे किचन का अहम हिस्सा है। पेशावर में अमूमन पनीर गाय या भैंस के दूध से तैयार होता है, ताहम मार्केट में भेड़ के दूध से तैयार होने वाला पनीर भी दस्तयाब है। पेशावर की खुसूसियत है, पंजाब से लोग आके यहाँ से लेके जाते हैं, पेशावर से लोग किधर ये नहीं मिलता। यूँ तो पनीर खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में दस्तयाब है, लेकिन पेशावर में तैयार होने वाले पनीर का जायका ही अलग है। इसमें कैल्शियम होता है, इससे साग में बनता है, साग में डाला जाता है, और इसके अलावा ये इससे पकोड़े बनते हैं, पकोड़े बेसन वगैरह में तल के इसको खाया जाता है। यह हमारे पेशावर की बहुत पुरानी सौगात है। ये तो थी पेशावर में तैयार होने वाले मशहूर पनीर की कहानी। अगर आप भी इस लाजवाब पनीर से लुत्फ अंदोज होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पेशावर आना पड़ेगा। कैमरा टीम के साथ जहांगीर शहजाद, 365 न्यूज़, पेशावर। ये खाना है भाई, मंगवा के दो चीज़ देखे। मंगवाते हैं, बिल्कुल मंगवाते हैं, रब्ता करते हैं। अभी अब एक यहाँ पर ब्रेक लेना है, क्लोजिंग करनी है।
हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ब्रेक क्लोजिंग सभी है क्योंकि जाले और बंशा को ज्वाइन करना हमें पता है ना, बताते रहे हमें, याद है ये बात। जाने रमजान की इंशाल्लाह हमारी आपसे कल मुलाकात होगी, अल्लाह लेकिन हमारी ट्रांसमिशन चलती रहेगी। खुदा हाफ़िज़।